हम बात कर रहे हैं किसकी? एसेट्स की। एसेट्स में आएंगे नॉन करंट एसेट्स, और क्या आएंगे आपके पास? करंट एसेट्स, ठीक है। नॉन करंट एसेट्स आएंगी, एंड इसके बाद हमारे पास आएंगे क्या? करंट एसेट्स। अच्छा, नॉन करंट एसेट्स में पुराने जमाने में 1956 वाले कंपनीज एक्ट में देयर आर टू हेडिंग्स। एक को कहते थे टेंजिबल, एक को कहते थे इंटेंजिबल। यहाँ इन्होंने क्या किया कि नॉन करंट एसेट्स के अंदर जो कैटेगरी निकल कर है उसको बोला क्या? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। ऐसे करके बोला, ऐसे करके। ठीक है जी। ये एक हेडिंग हो गई दोबारा से। इसके अंदर फिर क्या आएगा? पहले ए पार्ट में क्या आएगा? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। दूसरे में क्या आएगा? इंटेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स। तीसरे में क्या आएगा? कैपिटल कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। और फिर चौथे में सी डी बोल के क्या आएगा? इंटेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। अंडर डेवलपमेंट। ये चीजें निकल कर आती हैं, बस इतना था। चार हेडिंग आपके पास। एक एक करके डिटेल में देखते हैं कि हमारी बुक क्या कहती है, बोली। तो रुको, आ, इसमें वो भी तो आना था यार। अच्छा, अभी तो इसके बाद और भी आएगा बहुत कुछ। नहीं बेटा, स्टॉक पे काम नहीं चल रहा, फिक्स एसेट्स पे काम चल रहा है। हाँ, हाँ। क्योंकि पेटेंट, कॉपीराइट, फ्रेंचाइजी लाइसेंस वगैरह डेवलप होते हैं। ठीक है। बिल्डिंग बनाई जाती है, बिल्डिंग डेवलप नहीं होती है ना। बिल्डिंग की 3D प्रिंटिंग नहीं होती है। क्या पता हो जाए 3D, चाइनीज लोग कुछ भी कर लेंगे 3D। क्या दिक्कत है? नहीं बेटा, रियल एस्टेट डेवलपर के लिए तो इन्वेंट्री है ना उनके लिए वो। हाँ, इन्वेंट्री उनके लिए थोड़ी होगी। अभी जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा, देखना। ठीक है। तो देखिए, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट के अंदर हर तरह की प्रॉपर्टी आपके अंदर निकल कर आएगी। जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। ठीक है। दिख रहा है आपके साथ? लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्चर्स, कंप्यूटर, व्हीकल, ऑफिस इक्विपमेंट, ये सब किसके अंदर आ गए? ये ऊपर वाली हेडिंग के अंदर आ गई। इंटेंजिबल के अंदर क्या क्या चीज आ गई, जरा ध्यान से समझना। प्लीज अंडरस्टैंड इंटेंजिबल के अंदर। अब इंटेंजिबल के अंदर क्या क्या आ रहा है, जरा देखिए ध्यान से। इट कवर्स गुडविल, इट कवर्स ब्रांड, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, मस्ट हेड्स, पब्लिशिंग टाइटल्स, माइनिंग राइट्स, कॉपी राइट्स, पेटेंट, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी, सब कुछ बड़े अच्छे से चल रहा है। ठीक है। अच्छा चलो, ये तो बहुत बढ़िया से चल रहा है। अब एक जो पॉइंट है, जो कि अक्सर जब मैं वाइवा लेने जाता हूँ तो पूछता हूँ बच्चों से, आपसे भी पूछ रहा हूँ, भाई ये मस्ट हेड क्या है? कहाँ गया ये? हाँ, हाँ। अच्छा, एडिटोरियल का फर्स्ट पेज। अरे अरे, तुम शांति रखा करो, तुम्हें पढ़े लिखे लोग अनपढ़ वाली बातें करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कोई मैगजीन है, जैसे कि मैं बोलूँ, जैसे फेमिना आती है, वो स्त्रियों वाली, मतलब स्त्रियों वाली तो नहीं कह सकते उसको, फिल्म स्टार वगैरह की फोटोग्राफ वगैरह होते हैं। टाइम मैगजीन आ जाती है, जैसे फोर्ब्स आती है, बहुत सारी मैगजीन आती है। या कोई फिल्मी मैगजीन है। फिल्मी मैगजीन देखी आपने? स्टार स्टार धूल, स्टारडस्ट आती थी पुराने जमाने में एक मैगजीन। डेली टाइम्स तो बेटा न्यूज़पेपर का पार्ट है ना। तो सुनिए, अगर किसी मैगजीन में, इंडिया टुडे में, या मैं बोलूँ इंडिया टुडे जैसे मैगजीन है, पॉलिटिकल मैगजीन होती है, करंट अफेयर्स वाली जो होती है, उसके अंदर अगर कोई मेरी फोटो छापे तो कोई नहीं खरीदेगा उसको। नहीं छपेगी ना। लेकिन लेकिन शाहिद खरगोश कपूर की फोटो छप जाए उस पे, या फिर मान लो शाहरुख खान का फोटो छप जाए, या बुलबुल अंबानी की फोटो छप जाए, तो यू नो सेलिंग पावर कुछ ज्यादा हो जाती है। ठीक है। अब ऐसे में ये, मान लो हु इज योर फेवरेट एक्टर? है ना? अ, अ, अनन्या बेवकूफ पांडे, है ना? ठीक। ये क्या होता है? शुभांकर की फैन फॉलोइंग कितनी शुभ शुभांकर शुभांकर जो है वो अनन्या पांडे का फैन, एसी, कूलर, सब कुछ है। ठीक है।
जिस मैगजीन में, जिस जिस मतलब अखबार में जहां अनन्या पांडे की फोटो मिल जाए, शुभांकर कलेक्शन कर देता, कमरा भरा हुआ है उसका, कमरा भरा हुआ उसका, ठीक है। ऐसा करके इतना डाई हार्ड फैन है। तो ऐसे बहुत सारे फैन होते हैं। आप देखिए, सलमान खान की जो फैन फॉलोइंग से बीइंग ह्यूमन नाम का कपड़ों का वस्त्र व्यवसाय चल पड़ा उसका, ठीक है। आमिर खान ट्रेंड सेटर होता था। आमिर खान का कैप लगाता था लोग, कैप। आमिर खान गले में कूल भैंसे वाली चैन बांध के आता था, कूल चल जाता था, ठीक है। इस तरह से चलता था। फैन फॉलोइंग्स होती है, तो ऐसे ही था। तो अगर किसी की फोटो छपती है तो मैगजीन के बिकने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो मान लो अगर मैगजीन में किसी एक्टर का चेहरा लगा होता है, अच्छा मान लो मैगजीन में किसी भी फिल्मी मैगजीन में किसी एक्टर के सिर के अलावा बाकी सारा बॉडी लगा दें उसकी सूट बूट में, तो क्या कोई खरीद उसको? और अगर बॉडी ना हो, सिर्फ चेहरा ही हो जाए, तो क्या खरीदेंगे? खरीदेंगे, ठीक है। सुनो, मतलब कबीर जो बचपन से ऐश्वर्या राय का फैन है, ठीक है, बचपन से। पापा भी फैन है, ये भी फैन है, दोनों फैन है, दोनों मिलके मैगजीन देखते हैं ऐश्वर्या राय की, बढ़िया कलेक्शन है। पापा इज हैविंग डिफरेंट कलेक्शन, सन इज हैविंग डिफरेंट कलेक्शन। अच्छा सुनो, अब देखिए, उनकी मैगजीन को ये लोग कलेक्ट करेंगे अच्छा खासे ढंग से, लेकिन नहीं करेंगे ना। तो मस्ट हेड का मतलब हुआ ऐसे वाला मस्ट हेड, मस्ट मंडी। तो यहाँ से ये कहते हैं। सो हाउ इज इट रिलेटेड टू योर अकाउंटिंग? हाँ, बोलिए। हाँ, आप क्या बोल रहे थे डॉक्टर तुषार, आपने क्या बोला था? पब्लिशिंग टाइटल। अच्छा देखिए, इंडिया टुडे मैगजीन है, इंडिया टुडे दिख रहा है आपको, इंडिया टुडे का। अब मान लो अबीर बोल देता है संजना टुडे, तो ऐसे थोड़े। ना 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 ना, समझिए। पब्लिशिंग टाइटल होता है द टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, इंडिया टुडे हो गया, टाइम हो गया, फोर्ब्स हो गया, ये सब पब्लिशिंग टाइटल होते हैं। इनकी मर्जी के बिना आप इन्हें, और ये उनके क्या है, कमाऊ पूत हैं, जानते हैं ना। इंडिया टुडे बिकता है, नहीं बिकता इंडिया टुडे? आउटलुक बिकती है मैगजीन। आप लाइब्रेरी, स्कूल लाइब्रेरी कभी जाके देख लिया करो, करंट अफेयर्स की किताबें। ये सब क्या है, पब्लिशिंग टाइटल्स हैं। लेकिन परेशानी पता है क्या है? पब्लिशिंग टाइटल तो बिल्कुल समझ में आता है, लेकिन मस्ट हेड गलत बोल रहा है, इट इज मैस्ट हेड्स, इट इज मैस्ट हेड्स। ठीक है, ये क्या होता है जरा जानने की कोशिश करिएगा। मैं आपको बताता हूँ, मैं हमेशा ये एग्जांपल लेता हूँ कि राजीव गांधी जी का जब असैसिनेशन हुआ था, तो क्या हुआ था? 1990, 16 जून 1999, 1991 की खबर थी वो। और हर न्यूज़पेपर के अखबार में क्या हुआ था? हर 21 मई 1991 में हर न्यूज़पेपर के फर्स्ट पेज में खबर आई थी पूरी की पूरी, राजीव गांधी ब्रूटली असैसिनेटेड। मतलब क्या तुम्हें लग रहा था कि हर अखबार ने सेम टाइटल दिया होगा? मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया का टाइटल सेम होगा, किसी और का टाइटल सेम होगा? ऑनलाइन में बताइए कि आपको लगता है कि टाइटल सेम हुआ होगा? यहाँ देखिए, कैन यू सी दिस ऑन योर स्क्रीन? ऑनलाइन में दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है? अरे देखो भाई, ऑनलाइन वाला बताए, पता नहीं क्या कहाँ है ये दिख रहा लोग। है? दिख रहा है? यस सर। ये दिख रहे हैं, ये देखो अखबारों की खबर दिख रही है आपको नीचे, राजीव गांधी टाइम्स ऑफ इंडिया में राजीव गांधी असैसिनेटेड, देखिए। ये किसकी यस खबर आ रही सर। है? इंडियन एक्सप्रेस की। और इसके बाद देखिए, यहाँ नीचे देखिए, इंडियन एक्सप्रेस की खबर, टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर आई, फ्री प्रेस जर्नल में, राजीव गांधी राजीव किलिंग एक्सप्लोजन, इंडियन एक्सप्रेस। मतलब हर न्यूज़पेपर की क्या होती है, वो खबर अलग अलग होती है। आप जरा ध्यान से समझिएगा। 21 मई 1991 की खबर बन गई, हिस्टोरिकल डे बन गया इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। एक एक आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर वाज ब्रूटली किल्ड इन द एक्सप्लोजन, बॉम्ब एक्सप्लोजन बाय एलटीटीई टेररिस्ट, ऐसा करके हुआ था, ठीक है जी। अब होता क्या है कि ये खबर छप गई और बन गई। अब आपने देखा होगा ना, मद्रास कैफे एक फिल्म आई थी किसकी, जॉन अब्राहम की, ठीक है। वो वही प्लॉट था, वही कहानी थी राजीव गांधी के असैसिनेटेड से रिलेटेड। और उसमें दिखाया गया कि जो जॉन अब्राहम था, वो रॉ एजेंट या कोई भी था, मतलब वो लास्ट मोमेंट तक उसको अवॉइड करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं दुश्मन बड़ा हावी हो गया, एंड ही वॉज नॉट एबल टू सेव द प्राइम मिनिस्टर, और वो एक्सप्लोजन में मारे गए। तो जो उस दिन क्या होती है, उसके बाद उसी मूवी में खबर दिखती है कि उस मूवी में वही खबर दिखती है, राजीव गांधी असैसिनेटेड। आपने देखा होगा ना, जब ऐसी कोई खबर आती है तो न्यूज मूवी में क्या दिखता है? एक न्यूज़पेपर का, दूसरे न्यूज़पेपर का, तीसरे न्यूज़पेपर का, चौथे। अब आपको मालूम है, ये जो न्यूज़पेपर्स होते हैं, इस तरह के अपने नाम पर वो हेडिंग को यूज करने के लिए क्या लेते हैं? पैसे लेते हैं। तो हाँ, बिल्कुल मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं, पैसे नहीं यूज कर सकते आप किसी का नाम, ठीक है। जैसे एपीजे अब्दुल, नहीं लगा सकते आप ऐसे। और स्पेसिफिकली टाइम्स ऑफ इंडिया का टाइटल, आप वैसे कोई आर्टिकल छाप लीजिए, कोई बात नहीं है। बट इफ यू आर गिविंग अ फोटोग्राफ ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया का हेडिंग, टाइम्स ऑफ इंडिया की तो खबर है, वो क्यों नहीं लगाएगी? टाइम्स ऑफ इंडिया लगा सकती है।
दूसरा क्या होता है कि इंडियन, हमारे यहाँ पर पीटीआई है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया होती है, उनकी वेबसाइट है। अगर मान लो कोई बहुत मतलब जैसे मान लो मैं बताऊं, रतन टाटा की डेथ की खबर आई थी, तो क्या होता है कि जितने भी जर्नलिस्ट, जैसे हिंदुस्तान टाइम्स का रतन टाटा की खबर लिख रहा है, तो वो क्या करेगा, पीटीआई की वेबसाइट में डाल के देखेगा कहीं किसी ने वो टाइटल ले तो नहीं लिया। अगर वो टाइटल उसने ले लिया किसी ने, फ्लैश हो जाएगा। जैसे जैसे आप जीमेल बना रहे हैं एक नया, आप लेना चाहते हैं, जैसे मान लो abir@gmail.com करना चाहेगा, वो कहेगा नहीं, ऑलरेडी टेकन बाय समबडी। फिर ये अबीर 123 करके लिखेगा, वो भी किसी ने ले लिया, फिर ये अबीर टू संजना करके लिख देगा, इट इज एक्सेप्टेबल, फिर दिखा देगा ना ऐसे करके। ऐसे ही उसमें भी होता है, तो दिख जाता है कि नहीं ले सकते आप, तो आपको एसेंशियली टाइटल बदलना पड़ेगा अपना। ठीक है जी, तो क्या हुआ, आपका टाइटल एक्सक्लूसिव है, टाइम्स ऑफ इंडिया का एक्सक्लूसिव है, हिंदुस्तान टाइम्स का एक्सक्लूसिव है, इंडियन एक्सप्रेस का एक्सक्लूसिव है। ठीक है, नवभारत टाइम्स का, अमर उजाला का, दैनिक जागरण का, सबका अलग अलग दिखता है आपको, है ना, थोड़ा थोड़ा। खबर वही होती है, लेकिन टाइटल अलग होता है। उस टाइटल को मैसेज बोला जाता है। उसको यूज करने के लिए क्या करना पड़ता है, अगर आप आपसे यूज करना चाहेंगे, यू हैव टू पे न्यूज़पेपर द मनी। तो न्यूज़पेपर के लिए क्या बन जाती है, वो इंटेंजिबल एसेट्स बन जाती है। किसी भी हिस्टोरिकल घटना की जो हेडलाइंस होती है, उसे मैसेज बोला जाता है। बोलिए, लेटर आंसर, लेटर आंसर बोलिए बेटा। जीमेल में कैसे पता चलता है? उन नहीं नहीं, पब्लिश नहीं होता ऐसे। न्यूज पब्लिश करने जा रहे हैं, आप अपना टाइटल डालेंगे पहले, पीटीआई में पहले टाइटल डालेंगे, आपकी न्यूज तैयार है, अब आपको हेडिंग डाल लेना। लेकिन आप किसी भी दो न्यूज़पेपर की हेडिंग सेम नहीं होती है। बिल्कुल डालना करना पड़ता है। अच्छा, वरना बताओ मुझे, वरना कोई टाइम्स टाइम्स ऑफ इंडिया की और टाइम्स ऑफ इंडिया की और कोई छोटा मोटा अखबार है दिल्ली का, उसकी हेडिंग सेम है, तो लोग कहेंगे यार ये क्या चल रहा है। एक बार दो बार तो इग्नोर कर लेंगे, बाद में कहेंगे छोटा अखबार ही ना पढ़ लें, क्यों पढ़, टाइम्स ऑफ इंडिया थोड़ा महंगा, छोटा अखबार सस्ता है। इसलिए उन्हें यूनिकनेस दिखानी पड़ती है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद दो न्यूज़पेपर की सेम आ जाए, लेकिन अक्सर नहीं होता है ये। शेयर मार्केट धड़ाम से गिर गई, आपने देखा होगा। हेडिंग क्या होती है, हर न्यूज़पेपर में अलग अलग हेडिंग के साथ आता है। कभी देखा है? सारे न्यूज़पेपर यही बोल रहे हैं? नहीं बोलते सारा, बोलिए। पब्लिशिंग टाइटल टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, वो पब्लिशिंग टाइटल है। इंडिया टुडे, आउटलुक, फेमिना, है ना, ये सब क्या है, आपके पब्लिशिंग टाइटल्स हैं। ये तो समझ में आता है कि भाई इंडिया टुडे अभी टुडे के नाम से नहीं आ सकती, संजना टुडे के नाम से नहीं आ सकती है, इट इज फाइन। लेकिन लेकिन न्यूज तो बदल सकती है, न्यूज तो सेम आ सकती है। इसलिए न्यूज का जो हेडिंग है, किसी पब्लिशिंग टाइटल की हेडलाइन अगर हम बोलें किसी पर्टिकुलर इवेंट की, उसे मैस्टेड बोला जाता है। तो वो अगर फ्यूचर में कोई इस्तेमाल करना चाहेगा तो उसे यूज कर सकता है। अब जैसे मैं बताऊं, जब मैंने कुछ साल करीब 1.5 ईयर, पौने 2 साल कॉर्पोरेट में काम किया, तो हमारे क्लाइंट थे, उन्हें एक न्यूज चाहिए थी। मारुति इन इंडिया, मारुति 1991 में मारुति ने क्या किया पता है, अपनी गाड़ियों को वापस बुलाया था, और उसके अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था उसे दूर किया था। तो उन्हें वो न्यूज चाहिए थी। तो बहादुर शाह जफर मार्ग में टाइम्स ऑफ इंडिया का ऑफिस है। आई जस्ट वेंट देयर, मैं न्यूज पेपर वालों के पास गया, मैंने वो हेडिंग डिटेल बताई, उन्होंने कहा मुझे 10 मिनट का टाइम दीजिए। 10 मिनट में आके बोले कि हाँ सर, ये न्यूज़ हमारे पास है, हमारे आर्काइव्स में है। तो मैंने कहा कितनी कॉपी चाहिए, मैंने कहा कि 10 कॉपी मुझे चाहिए। तो 10 कॉपी के उन्होंने मुझसे 4,000 रुपये चार्ज करे थे। पता है कौन से साल में? 2008 में। ऐसे थोड़ी देते हैं, छापने के लिए नहीं ले रहा था मैं, उस न्यूज पेपर का प्रिंट ले रहा था उनसे, पढ़ने के लिए नहीं, हमारे क्लाइंट ने मांगा था वो मुझे क्या पता क्या करेंगे, दे हैव रिक्वायरमेंट। नहीं, वो जा सकते थे ना, तो पर उन्होंने हम लोगों को क्यों हायर कर रखा था? हम उनके मीडिया का मैनेजमेंट देखते थे, सारा मीडिया रिलेटेड सारा काम देखते थे। तो उन्होंने बोला कि हमें ये न्यूज़पेपर आर्टिकल चाहिए, क्योंकि उन्हें अपने किसी फॉरेन कोलैबोरेटर को बताना था कि इंडिया में भी ये कल्चर है इस तरह का। तो वो पर्टिकुलर आर्टिकल, और इतने बड़े बड़े पेज में प्रॉपर साइज से कलर प्रिंट आउट के साथ 10 प्रिंट आउट हमें उन्होंने निकाल के दिए थे। व्हेन आई वेंट टू देयर आर्काइव्स, उन्होंने क्या करा था, पूरे के पूरे न्यूज़पेपर को क्या करा था, फिल्म बना रखी होती है, और हर न्यूज को एक पर्टिकुलर उन्होंने कोड दे रखा होता है। और फिर उसके बाद मैंने देखा उनका एक जैसे फिल्म डेवलप करने का तरीका था 2008 में, तो आपको प्रिंट निकल आता है। उन्होंने फिर उसको डेवलप किया, और उस पर्टिक मुझे दिखाया कौन सा वाला कौन सा वाला कौन सा, मैंने कहा ये वाला था। करीब 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 जो एक न्यूज़पेपर का मतलब 1/10 साइज का आर्टिकल आ रखा था, और अगले पेज पे भी था उसका कंटिन्यूशन। दोनों को मिला के उसने हमें एक स्लाइड बनाई, और 10 कॉपियां प्रिंट करके, A3 बड़ा साइज नहीं होता, जो A3 साइज का पेपर होता है, उसमें बना के उसने 10 कॉपियां एनवलप में डाल के बकायदा पर्ची वर्ची काट के और सिल्टेक्स वगैरह लगा के दिया। 2,000 रुपीज दिया था, 400 रुपये पर पेज लिया था। ऐसा करके करा। तो ये उनके लिए इंटेंजिबल असेट्स तो है। किस तरह की न्यूज जो होती है, इन्हें मैसेज बोला जाता है। देख ट्राई करके देखना, नहीं मिलेगा ना। जितना डिटेल आप टाइम्स ऑफ इंडिया में 1947 का 5वें पन्ने का छठा एडवर्टाइजमेंट निकाल के देखिए, वो निकाल के दे देंगे आपको। आप ढूंढो, कहाँ से ढूंढोगे? नहीं मिलेगा आपको।
ये करते हैं, ये उनकी एसेट्स है, इट इज देयर एसेट्स। रिसर्चर वगैरह जो होते हैं पुराने पुराने आर्काइव्स में न्यूज ढूंढते हैं। ठीक है, जैसे मान लो एक पर्टिकुलर बीमारी निकली, पता चला कि सबसे पहले वो बीमारी 1931 में हुई थी। 1931 में उसने मान लो कोलकाता में खूब बड़ा तहलका मचाया, तो रिसर्च करने वाला जानना चाहेगा ना कि उस समय की रिपोर्टिंग क्या थी। तो 1931 का जाके टाइम्स ऑफ इंडिया में जाके आनंद बाजार पत्रिका में जाके 1931 का आर्टिकल ढूंढेगा। पैसे लेते हैं, फ्री में थोड़ी देते हैं वो। सो इट इज मैसेट्स। ठीक है, तो वो जो किया था वो मजाक था। ठीक है, शाहिद खरगोश कपूर की मुंडी किसी को नहीं चाहिए, है ना। दे आर द मोस्ट इडियोटिक पर्सन इन द अर्थ। सो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इंटेंजिबल एसेट्स यहाँ हम पढ़ रहे हैं। और हमने क्या बोला इसमें से, क्या बोला हमने, सबसे पहला पॉइंट क्या बोला था, मैसेट्स और क्या, पब्लिशिंग टाइटल। बाकी तो खैर समझ में आने वाली बातें, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेंचाइजी इज ऑल्सो क्लियर, लाइसेंस पेटेंट ऑल्सो क्लियर, कॉपीराइट ऑल्सो क्लियर। फॉर्मूले भी यहाँ पर आते हैं, फॉर्मूले। फॉर्मूले भी आपके क्या होते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं। ठीक है, फेविकोल को बनाने का फॉर्मूला याद है किसी को, और कोक को बनाने का फॉर्मूला, कोक को बनाने का फॉर्मूला इज वन ऑफ द बेस्ट केप्ट सीक्रेट इन द वर्ल्ड, है ना। उसके चार लोगों के पास वो इन्फॉर्मेशन रहती है, चारों एक साथ ट्रेवल नहीं करते हैं कभी भी। डिफरेंट प्लेस, मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग जाते हैं। ठीक है, तुम्हारी फैमिली में भी यही है। अच्छा ठीक है। मुझे पता चला इसी फैमिली में कोई ने, संजना का हाइड अबाउट कहाँ है। चलो, ओके। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में बता चुका हूँ आपको क्या होता था। इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट हो गया, कि भाई मान लो पेटेंट है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, कोई आप इन्वेंशन कर रहे हैं, वो अभी क्या है, डेवलपमेंट के फेज में है, उसको हम ऐसा लेके चलते हैं। ठीक है, फिर आई नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। भाई नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जो होती है वो इन्वेस्टमेंट होती है, अच्छा इट कुड बी ट्रेड एज वेल एज नॉन ट्रेड बोथ। ट्रेड इन्वेस्टमेंट बताया था मैंने आपको क्या होती है, स्ट्रेटेजी, हाँ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट इन ऑर्डर टू सेफगार्ड योर बिजनेस इंटरेस्ट इन सम अदर ऑर्गेनाइजेशन, उसे कहते हैं ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, आउटसाइड, मतलब आप शेयर मार्केट में पैसा लगाएंगे, उसके बढ़ने से या घटने से पैसा कमाएंगे, वो क्या कहलाता है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कहलाता है। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड जब कैलकुलेट करते हैं तो कौन सी वाली इन्वेस्टमेंट जोड़ी जाती है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट जोड़ी जाती है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को हटा देते हैं। ठीक है, और सुनो, जब ट्रेड इन्वेस्टमेंट जोड़ी जाएगी तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट भी जोड़ा जाएगा इनकम में। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट अगर नहीं इंक्लूड होगी तो नॉन ट्रेड का इन्वेस्टमेंट भी हटा दिया जाएगा। ये रेशो में काम आएगा, प्लीज समझना। किया था तुमने पीछे ऐसे क्वेश्चन रेशो में, हाँ वहां काम आएंगे। तो एक ही है जिसने किया, बाकी सब लोग तो बैठे रहे। है शुभांकर, की बोल रहे तुम ही। शुभांकर, आईपीएम को क्रैक करने के लिए 12th में भी मिनिमम परसेंटेज चाहिए बेटा। ठीक है, एक हमारा स्टूडेंट हुआ करता था, दैट फेलो क्लियर आईआईटी अच्छे रैंक से, लेकिन उसकी केमिस्ट्री में कंपार्टमेंट आई और फिर वो फेल हो गया कंपार्टमेंट। 75 तो अब क्राइटेरिया बना था, तब 60% क्राइटेरिया होता था। उसकी आईआईटी में रैंक आई, अच्छा खासा रैंक आया, उसे आईआईटी कानपुर मिलना था या आईआईटी दिल्ली या मुंबई कुछ मिलना था, और केमिस्ट्री के एग्जाम में वो फेल हो गया। और जब वो केमिस्ट्री में फेल हुआ, कंपार्टमेंट में फेल हो गया, सीट निकल गई। हो गया, क्या करें बता। भाई नहीं हुआ, मुझे नहीं पता क्या हुआ। ठीक है, अच्छा, मेरा स्टूडेंट्स 12th में 75% नहीं लाए और क्रैक कर गए एग्जाम, क्योंकि उन्होंने सीबीएसई के लिए पढ़ा ही, उन्होंने तो आईआईटी के लिए पढ़ा। और आईआईटी आपको शॉर्टकट मेंटल कैलकुलेशन सिखाती है। शुभांकर से तुम मल्टीप्लाई करा लो, है ना, शकुंतला देवी का तीसरा अवतार है ये, कुछ भी कर लेगा, ये कर लेगा। ठीक है, वशिष्ठ नारायण जी थे, उनकी चौथी पुश्ता, ये कर लेगा ये। भाई लेकिन ये, तो मैं अगर बोलूँ ना रियलाइजेशन अकाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट बना है, उसमें उलझ जाते हैं भाई साहब, ऐसा होता है। कोई बात नहीं, तो चलिए, अब सुनो जरा ध्यान से। ट्रेड इन्वेस्टमेंट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन दे रखी है आपको, समझा चुका हूं मैं, जो ज्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे। नीचे अगर हम इन्वेस्टमेंट बोले तो क्या, इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट ट्रस्ट सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर बॉन्ड्स, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट इन पार्टनरशिप फर्म एज वेल। लाइक कंपनी किसी पार्टनरशिप फर्म में भी हिस्सेदारी खरीद सकती है। और एनी अदर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, सरकार क्या करती है, ओपन कर देती है ना, एनी नॉन करंट, एनी विच इज नॉट कवर्ड अबव, वो इसके अंदर कवर करती है, नेचर टू बी स्पेसिफाइड। ये आपके यहाँ किसके अंदर, नहीं भाई साहब, हाँ बनना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है। अब आप बोले कंपनी कैसे पार्टनर बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। मैंने आपको शायद कभी एग्जांपल दिखाया था, कोलोराडो रिवर है यूएस में, वो सबसे खतरनाक नदी हुआ करती थी, जिसके जिसके पानी के बहाव में, मतलब यूएस में बाढ़ आया करती थी भयंकर। अच्छा, उसमें एक डैम बना है, हुवर्स डैम।
हुवर्स डैम को बनाने के लिए कम से कम 200-300 कंपनियों ने मिलकर पार्टनरशिप करी, क्योंकि रिसोर्सेज बहुत चाहिए थे। और हुवर डैम में इतना कंक्रीट पड़ा हुआ है, आज भी अगर ड्रिल करो ना उसके अंदर, आज भी कंक्रीट गर्म होगा। हुवर डैम को बना 75 ईयर से ज्यादा हो चुका है। हुवर डैम को बनाने में इतना कंक्रीट लगा था कि अगर आज भी उसके अंदर ड्रिल करी जाए ना, तो अंदर का कंक्रीट गर्म मिलेगा। आज भी 75 ईयर में भी कंक्रीट ठंडा नहीं हुआ है। अब हम बोलो कैसे पता लगाते हैं? थर्मल कैमरे से जब इमेज ले जाते हैं ना उस डैम की, अंदर कंक्रीट गर्म दिखता है, उसका ठंडा ही नहीं हुआ कंक्रीट अभी तक उसका। अभी पता नहीं कितने साल में ठंडा होगा, इतना कंक्रीट लगा है उसके अंदर। बहुत खतरनाक। दो स्टीप ढलाने बड़ी बड़ी सी, और उसके बाद पूरा ब्रिज और पानी का तूफान इतना मतलब उसको बनाने बनाने में कम से कम 5,000 लोग मरे। मरे, बिल्कुल मरे। बना ना ना ना, कैजुअलिटी होती है भाई। जैसे कंक्रीट डाल रहे थे, कंक्रीट डाल रहे थे ऊपर से, कंक्रीट हिला, बंदा भी उसके साथ चला गया, कंक्रीट उसके ऊपर गिर गया। अब कहाँ उसको खोदते निकालते फिरेंगे? ऐसा नहीं होता। इट हैपेंस इन हाइडल प्रोजेक्ट इन इंडिया एज वेल। हाइडल प्रोजेक्ट बन रहा है, अचानक से मिट्टी विट्टी आए, 20-25 मजदूरों को दबा के ले गए। वो क्या करते थे? अपने जेसीबी से मजदूरों के साथ ही पानी में बहा देते थे। ऐसा होता है। हिंदुस्तान में तो कीमत ही नहीं है ना किसी की। उस समय अमेरिका में भी वही सिचुएशन थी, आज से 75-100 ईयर्स पहले। डेवलपमेंट तो बलि लेता है लोगों की भाई। इट हैपेंस। ठीक है, चलिए। और एक बहुत स्ट्रेंज में घटना बताता हूँ आपको। जेपी का हाइडल प्रोजेक्ट था इधर, हिमाचली प्रदेश की तरफ। सो वन ऑफ माय कजन ब्रदर, ही वाज वर्किंग एन मिडिल लेवल इंजीनियर देयर। तो उसने मुझे वो घटना बताया, मैं यकीन नहीं कर पाया। उसने कहा जब निर्माण वगैरह पूरा हो गया तो पानी छोड़ा जाना था। पानी छोड़े जाने के लिए उन्होंने क्या किया, अब पता नहीं कितना घस था कितना झूठ था। तो उन्होंने बोला कि दो लोगों को मोटरसाइकिल पे आगे भेजा गया पानी छोड़ने से पहले। और उनको मतलब उनके खाते अकाउंट में इतना पैसा डाल दिया गया कि आपका परिवार, अगर तुम बह भी गए तो परिवार वगैरह कुछ नहीं होगा। और पीछे से पानी छोड़ा गया, आगे से वो बाइक में इतना तेजी से निकले उस पानी के साथ। उनमें से एक तो बच गया था, एक बह गया। हाँ। अच्छा, आइए देखें जरा। डेफर्ड टैक्स एसेट्स और लायबिलिटी की बात हमने कर ली थी, दैट इज नॉट रेलेवेंट। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, प्लीज अंडरस्टैंड। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, इस पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट एक आने वाला है कि कोई भी लोन और एडवांसेस देखो, क्या हम हमेशा मांगते रहेंगे? क्या हमेशा लोन लेंगे? नहीं ना। हम भी तो कभी ना कभी किसी कैपेसिटी में आएंगे टू गिव लोन टू समबडी। अब इंडिया गिव्स लोन टू मालदीव, टू श्रीलंका, टू बांग्लादेश, टू अफगानिस्तान, टू छोटे मोटा कंट्रीज। ठीक है, देता है ना लोन। तो हम, अच्छा पहले क्या होते थे? जो आज हालात पाकिस्तान के, वो हालात हमारे, वो हमारे हालात 75-80s में हुआ करते थे। इवन 1991 तक तो बहुत बुरी कंडीशन में थे हम लोग। ठीक है, काफी रिजर्व रह गए थे, बहुत थोड़ा सा सोना गिरवी करवाया था, वो सोना अभी पिछले साल ये वाली गवर्नमेंट वापस लेके आई है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या था कि हम किसी कंपनी को लोन्स कर रहे हैं और एडवांस दे रहे हैं कितने साल के लिए? मोर देन अ फाइनेंशियल ईयर के लिए। उन्हें हम क्या बोलेंगे? लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस बोलेंगे। इसके अंदर कुछ एक चीज आती है, एक आता है कैपिटल एडवांस। अच्छा सुनो, आप सैलरी एडवांस दे रहे हो, रेंट एडवांस पे कर रहे हो, लाइबिलिटी नहीं बेटा, एसेट्स हो गए। सैलरी एडवांस पे कर रहे हो, रेंट एडवांस पे कर रहे हो, कमीशन एडवांस पे कर रहे हो, इंटरेस्ट एडवांस पे कर रहे हो, दिस इज व्हाट योर करंट असेट्स। लेकिन अगर आप किसी फिक्स एसेट्स को खरीदने के लिए एडवांस पे करते हो तो क्या बोलते हैं उसे? कैपिटल एडवांस। क्यों बोल रहे हैं कैपिटल एडवांस? बिकॉज वी आर गोइंग टू एक्वायर कैपिटल एसेट्स। कैपिटल एसेट्स किसे कहते हैं? प्लांट, प्रॉपर्टी, इक्विपमेंट, बिल्डिंग, मशीनरी, इनको कहते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा। कैपिटल एडवांस का मतलब नहीं है कि आपने अपनी कैपिटल एडवांस दे दी किसी को, प्लीज अंडरस्टैंड। कैपिटल एडवांस का मतलब क्या है? हमने क्या कर दिया? हाँ, हमने हमने किसी एसेट्स को लेने के लिए एडवांस दे दिया। और वो एसेट्स, जैसे मान लिया हमने क्या करा, एक पावर जनरेशन सेट मंगवा रहे हैं हम लोग, काफी बड़ा ह्यूज, उसको बनने में 2-3 साल लगेंगे। हमने पैसा उसे दे दिया। अगर हम बना रहे हैं तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस था वो। लेकिन हम किसी से मंगवा रहे हैं और उसको एडवांस दे रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? कैपिटल एडवांस। क्या करें? एडवांस गिवन फॉर एक्वायरिंग प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स आर नोन एज कैपिटल एडवांसेस। ठीक है। ये दे आर नॉट रिसीव्ड बैक इन कैश, बट रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ एन एसेट्स। आप एडवांस दे देते हो। अब जैसे मैं बताऊं आपको, राफेल एयरक्राफ्ट की जो डील थी, उसके लिए कितना कितना मतलब 200 बिलियन का जो, 200 बिलियन नहीं, ज्यादा बोल दिया मैंने शायद। नहीं, इतनी तो था शायद। हाँ, बिलियंस की डॉलर। कितना था? $500 मिलियन की डील थी। कितने की थी वो? राफेल की 200। अरे भैया, एक थोड़ी थे, 150 के करीब थे यार। हाँ, देख सकते हो, देख के बता लेंगे। तो ये हमने, उसमें का कुछ पैसा तो एडवांस देना ही पड़ता है ना। तो वो जो एडवांस पैसा दिया आपने, वो जो पैसा एडवांस दिया, वो कैपिटल एडवांस कहलाएगा।
क्योंकि रफेल ऐसे थोड़ा खेला खाला उठा के अपने रख दिया। दे आर गोइंग टू बी यूज फॉर लॉन्गर टाइम। देखो कितनी की डील थी। 7.8 यूरोस। करीब से कुछ पैसा एडवांस भी किया होगा। अगर उसका 10% भी एडवांस गया होगा तो भी देख लो कितना एडवांस गया होगा। गॉट इट। तो देखिए इसी तरह से और भी कोई लोन एंड एडवांसेस अगर ऊपर कवर ना हो, क्या लिखा है, नेचर टू बी स्पेसिफाइड। आप देख रहे हैं कंपनी से कितना सफाई से क्या काम कर रहा है। और अदर बोलता है, ब्रैकेट में करता है नेचर टू बी स्पेसिफाइड, ऐसा करके चलता है, ठीक है। अदर नॉन करंट एसेस में आ जाते हैं, ये अगला हेडिंग हमारे पास है, अदर नॉन करंट एसेस। ये तो हमने क्या कर दिया, प्रॉपर्टी प्लांट इंटेंजिबल एसेस करते थे, उसके बाद की हेडिंग हम आगे लेके चल रहे हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट के बारे में बताया था, आपको याद है। आपका पैसा टेलीफोन कंपनी के पास, बिजली कंपनी के पास, पानी कंपनी के पास है ना, सिक्योरिटी डिपॉजिट रखा हुआ वैसा वाला। अच्छा, कई लोग क्या करते हैं, कई सारे कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, जब वो सरकारी डिपार्टमेंट से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो सरकार उनसे अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट करके रखवा लेती है। मान लो 5 साल का प्रोजेक्ट, हाँ भाई, वो रखवा लेती है, पता चला तुम भाग गए छोड़ छाड़ के बीच में प्रोजेक्ट, तो उनसे अच्छा खासा पैसा अर्नेस्ट मनी के रूप में रखवा लेते, तो उस पर इंटरेस्ट भी देती है सरकार, रख लेती है। मेरा कंस्ट्रक्शन कंपनी है, मैंने पब्लिक सीपी सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट सीपीडब्ल्यूडी में मैंने मान लो 3,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट लिया, सरकार ने मुझे 10 करोड़ रुपए की अनरेस्ट मनी रखवा ली, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट है ना मेरा। गॉट इट, ऐसा करके रखते हैं। तो इसके बाद बारी आई लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल्स। ये डेटर और बीआर अगर एक फाइनेंशियल ईयर के बियॉन्ड चले जाएं तो क्या बोलेंगे उसको, लॉन्ग टर्म बोलेंगे, ठीक है। और इसके बाद हमने बोला अदर्स, इसमें अच्छा ये अदर्स के अंदर पता क्या होता है, इसके अंदर जनरली जनरली लॉसेस होते हैं जिन्हें अभी आपने क्या करा, राइट ऑफ नहीं करा। ये फिक्टिशियस एसेट्स होती हैं आपकी, नहीं, अनरिटर्न ऑफ एक्सपेंसेस, अनरिटर्न ऑफ लॉसेस। मैंने आपको बताया था, लॉसेस जो होते हैं वो लायबिलिटी साइड में कैपिटल से या फिर रिजर्व सरप्लस से माइनस होते हैं, सरप्लस से माइनस होते हैं। उसे माइनस ना करके उठा के मैं अगर एसेट से मिला हूं तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फिक्टिशियस एसेट्स कहलाएंगे। ये वो चीजें होती हैं। हालांकि आप कंपनीज एक्ट में ये फिक्टिशियस एसेट्स का स्कोप खत्म कर दिया है, नहीं है, लेकिन फिर भी भूले भटके कोई पुरानी वाली आ जाए तो क्या करेंगे उसको, वैसा करके है, ठीक है। और अदर्स के बाद आया यहाँ पर नंबर 4 में हाँ बेटा बोलो। इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल है भाई। उसने जो फोर्थ हेडिंग क्यों बना लिया इसने ऐसा, नहीं ये इसी के अंदर ही कर देना चाहिए था, फोर्थ हेडिंग इसने जबरदस्ती बना दिया। अदर्स के अंदर ही, इसी अंदर डाल देना। इंश्योरेंस क्लेम है, इंश्योरेंस कंपनी ने बोला हाँ, तुम्हारा तुम्हारा लॉस को हम एक्नॉलेज कर रहे हैं एंड विल गिव यू क्लेम। तो याद है ना, इंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्टेड एंड इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, जर्नल एंट्री बचपन में सिखाई थी आपको मैंने उसकी। पता नहीं कौन कौन था बचपन में यहाँ पर, कुछ ही लोग थे। 11th में कौन कौन था, हाथ खड़ा करना जरा। बस, ठीक, काफी थे, ठीक है। तुमने कौन से झंडे गाड़ लिए बेटा, इन्हीं से, इनसे भी खराब हालत है तुम लोगों की, है ना। चलिए अब आ जाते हैं करंट असेट्स पे, ठीक है जी। क्या होती है करंट असेट्स मनस्वी, जैसे मान लो आपके पास ये इलेक्ट्रिकल स्विच है, आपने उंगली डाली झर लगा तो क्या कहलाएगा, करंट असेट्स है। अच्छा 12th मंथ में, 12 महीने में करंट लगे एक बार। अच्छा, एनी एसेट which can be realized into known amount of cash within operating cycle या विद इन क्या 12 मंथ, उसे करंट असेट्स कहते हैं, है ना, ठीक है। अच्छा, चलिए देखें इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर देख लेते हैं। पहले बोला करंट इन्वेस्टमेंट्स, मतलब 12 महीने या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर ट्रेड और नॉन ट्रेड दोनों हो सकता है, सो दैट इज इंक्लूडेड। इन्वेंट्रीज किसे कहते हैं भाई, हाँ जिसमें सामान रखते हैं वो वेयर हाउस कहलाते हैं। हाँ भाई साहब, रॉ मटेरियल तीनों होती है, रॉ मटेरियल होती है, फिनिश गुड्स होती है, सेमी फिनिश। बीएससी में पास हो गई थी ना, ठीक है। देखिए, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का दूसरा नाम स्टॉक होता है। और इन्वेंट्री दो तरह की होती है, इन्वेंट्री रॉ मटेरियल की, फिनिश गुड्स। इन्वेंट्री का एक पर्सन क्या होता है, एक वर्जन होता है इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री ऑफ WIP, वर्क इन प्रोग्रेस, और इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है। और एक होता है क्या, इन्वेंट्री, एक इन्वेंट्री के अंदर होता है क्या, क्या स्टॉक इन ट्रेड। किसे कहते हैं स्टॉक इन ट्रेड, बताओ। नहीं 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 नहीं, सुनो, तुम्हारा, तुम क्या हो, मान लो तुम्हारा रेमंड्स का शोरूम है, जैसे तुम रेमंड्स, रेमंड्स वाले हो, तुम्हारी मैन्युफैक्चरिंग है, तुम्हारे आउटलेट्स हैं। रेमंड क्या करता है, कपड़ा,
पैंट शर्ट टी शर्ट ब्लेजर टी शर्ट्स वगैरह ये सब बेचता है, ठीक है जी। लेकिन रेमंड्स क्या करता है, बेल्ट भी बेचता है लेदर की, वो खुद थोड़ी बनाता है। कफलिंग बेचता है मेटल की, वो खुद थोड़ी बनाता है। टाई जो होता है वो शायद खुद बना ले वो, लेकिन क्या होता है, सॉक्स हो गया, मेंस के जो एसेसरीज होते हैं वो सारी की सारी चीजें वो दूसरों से बनवाता है भाई। उन्हें स्टॉक इन ट्रेड कहते हैं। क्या कहते हैं उनको, स्टॉक इन ट्रेड। हाँ, बना बनाया, इसे स्टॉक इन ट्रेड बोलेंगे। और बाकी WIP, फिनिश गुड्स, और क्या बोलेंगे, अबे रॉ मटेरियल बोलेंगे। तो इन्वेंट्री के अंदर ये कवर होते हैं। वो सब इन्वेंट्री होती है, वो सब आपकी स्टॉक इन ट्रेड होता है, क्योंकि उसे वो यूज कर रहे हैं। लेकिन रुको, समझो प्लीज, दो चीजें होती हैं। तो जाना, रुक जा रुक जा। तो कुछ शैम्पू उन्होंने क्या कर रखे थे, कस्टमर को धोने धोने धुलाने में इस्तेमाल करते हो, ठीक है। अच्छा मतलब ठीक है। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है, रुक जा, एक मिनट पूरा कर दे। वो कुछ डिस्प्ले में रखा होता है, अगर तुम्हें खाना है तो, मतलब सॉरी तुम्हें यूज करना है। अरे मेरे मन में जिम का एग्जांपल आ रहा था। शैम्पू कौन खाएगा? हाँ, अवीरा खाएगा। फिर अवीरा क्या करेगा, बुलबुले निकालेगा ऊपर से। हाँ क्या बोली? आप बने बनाए, जो आप मैन्युफैक्चर नहीं करते थे, दूसरों से बाय करे आपने वो। हाँ, रीसेल पर्पज की। उनकी सारी इन्वेंट्री कहलाएगी ना। अरे बेटा मेरी बात समझ, अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो आप अपना बनाया हुआ सामान बेच रहे हो, और आप बना बनाया सामान बेच रहे हो, बिकॉज आप क्या कर रहे हो, सुनो। एक व्यक्ति आता है रेमंड के शोरूम में, वो कहता है कि भाई पैंट शर्ट कोट तो हो गया, अब मुझे टाई खरीदनी है, कफलिंग्स खरीदने हैं, वॉलेट खरीदना है, मुझे बेल्ट खरीदनी है। तो तुम बोलोगे यार जाओ पड़ोसी दुकान से खरीद लो। तुम कहोगे अपनी दुकान में रख लो भाई, क्या बुराई है, मार्जिन भी अच्छा होता है। तो जो पेंट हो, जो मतलब बेल्ट हो गया, आपके वॉलेट हो गए, आप ठीक है, सॉक्स हो गए, उनके वेस्ट हो गया, अंडरवेयर्स हो गए, और जो हैंकी हो गया, और कफलिंग्स हो गए, ये सारी की सारी क्या कहलाएंगे, स्टॉक इन ट्रेड कहलाएंगे। वो बनाते नहीं है, दूसरों से बनवाते हैं ये, अपने यहाँ बेचते हैं, ऐसा करके, ठीक है। बोलना, आगे चलते हैं। इसके बाद क्या बारी आई आपके पास? भाई साहब मेरी बात समझो, तुम कपड़ा बनाने वाली कंपनी, तुम लेदर लेदर के पर्स और लेदर की बेल्ट कैसे बनाओगे यार? तुमने फंक्शनल डिविजनल स्ट्रक्चर पढ़ा था ना बचपन में, ठीक है। हाँ हाँ सर। ना 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 ना। सुनो, ग्रोसरी वाले जो लोग हैं ना, परचून की दुकान वाला जो होता है ना, वो खुद कुछ नहीं बनाता, सब कुछ स्टॉक इन ट्रेड है उसका। सब स्टॉक, झाड़ू पोछा बर्तन भांडे वांडे सब उसके स्टॉक इन ट्रेड कहलाते हैं, जिन्हें बेचता है वो। प्लीज कैन वी मूव फर्दर, आगे चलें जरा। अरे यार, ऐसे तो चैप्टर खत्म ही नहीं हो गया, तुम तो अटका रहे हो बातों को। करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर आए, सबसे पहले क्या क्या आ रही है, वही इन्वेस्टमेंट, देखिए क्या, तुम्हारे मुंह में क्या बोलूं मैं, आगे चलें। या तुम बोलो कि एक दिन में आऊं, अगले दिन अर्जुन रामपाल बन के आऊं? अरे थोड़ी, प्लीज आगे चलें। इक्विटी में जैसे देखा था ना, शॉर्ट जैसे लॉन्ग टर्म था, ऐसे शॉर्ट टर्म है। इक्विटी में, प्रेफरेंस शेयर्स में, गवर्नमेंट ट्रस्ट सिक्योरिटी, डिबेंचर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, पार्टनरशिप फर्म में, ये सब क्या हो गया, ये सब इसके अंदर कवर हुआ। इसी के अंदर कवर हुआ सारा का सारा, ठीक है। अच्छा एक बात और देखना यहाँ पर, इन्होंने ये नहीं लिखा कि अदर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट नेचर टू बी स्पेसिफाइड, वो नहीं कर रखा, क्योंकि ऑलमोस्ट यही कवर हो जाता है। ऐसी इन्वेंट्री स्टॉक्स की है, अभी बताया था इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के अंदर क्या कवर हुआ, रॉ मटेरियल हुआ, फिनिश स्टॉक हुआ, WIP बोला, ठीक है। और क्या बोला, स्टॉक इन ट्रेड की बात करी, ट्रेड रिसीवेबल दोनों तरह के, कौन से वाले, डेटर और बिल्स रिसीवेबल। अच्छा एक बात और समझना, डेटर के साथ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को एज ए डिडक्शन शो किया जाता है, या फिर डेटर एसेट्स में एज इट इज जाएंगे करंट एसेट्स के अंदर, और प्रोविजन लायबिलिटी साइड में। बार बार बोल रहा हूँ, पार्टनरशिप में बोला था कि कभी भी प्रोविजन का मतलब डेटर का डिक्रीज नहीं होता है, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। प्रोविजन का मतलब डेटर का डिक्रीज नहीं है। प्रोविजन इज अ लायबिलिटी नेचर आइटम, shown in the asset side, shown as a deduction to the debtor। हाँ, हाँ लायबिलिटी में दिखाया जाता है, ठीक है। दोनों अप्रोच बता रखी है, उस अप्रोच पर डिस्कशन नहीं करेंगे। अब आते हैं कैश और कैश इक्विवेलेंट। भाई भाई जैसा, बहन बहन जैसी, कैश कैश जैसा, ठीक है। क्या क्या कवर हो रहा है इसके अंदर, बैलेंसेस विद द बैंक। देखो मनस्वी, प्लीज, तुम खुद नहीं पढ़ रही हो, दूसरों को भी नहीं पढ़ने दे रही हो। आई नो यू, आप साथ में आसमान में हो आजकल, उसे रहने दो जमीन पे।
चेक ड्राफ्ट इन हैंड, चेक हो गया, डिमांड ड्राफ्ट हो गया, कैश इक्विवेलेंट ही माना जाएगा उसको, कैश इन हैंड माना जाएगा, कोई भी अदर्स। अच्छा एक क्या है, ईयर मार्क बैलेंसेस विद द बैंक, ये भी आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आपको मैंने बताया था ना कि अनपेड डिविडेंड है, आपने बैंक को बोल दिया कि भाई मेरा 50 लाख रुपए का डिपॉजिट तुम्हारे पास पड़ा है, 10 लाख को ना टच भी मत करना, ये डिविडेंड के नाम पे रखे मैं हम लोग। तो बैंक क्या करता है, 40 लाख तक की पेमेंट आपकी पास करेगा, 41 लाख की पेमेंट होगी रिफंड मना कर देगा, कहेगा सर आपने तो 10 लाख रुपए रुकवा रखा है। इन्हें कहते हैं ईयर मार्क बैलेंसेस, ठीक है। बैलेंस विद बैलेंस विद द बैंक हेल्ड एज ए मार्जिन मनी, मतलब अरे यार मतलब जो मिनिमम बैलेंस की बात जो कर रहे होते हो ना हाँ, जो भी रखा होना होता है आपका उस तरह का, मतलब आपने रखा होता है कि भाई मिनिमम इतना। बैंक की कंडीशंस होती हैं, जैसे एचडीएफसी वाले 10,000 या 20,000 रुपये मिनिमम बैलेंस रखा करते हैं, स्टेट बैंक वाले 5,000 रुपये मिनिमम बैलेंस रखा करते हैं, उस तरह की चीज होती है ये भी आपके पास होगा। और बैंक डिपॉजिट्स विद मोर देन 12 मंथ मेच्योरिटी का, 12 महीने से ज्यादा की मेच्योरिटी का अगर रखा जाएगा कोई भी पैसा, तो किसके अंदर चला गया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर चला गया। नहीं, मोर देन 12 नहीं, लेस देन 12 मंथ मेच्योरिटी होना चाहिए इसको यार, क्यों कर दिया इसने, ये गड़बड़ कर रहा है। नॉट, हाँ, नहीं नहीं, 12 साल से ज्यादा की मेच्योरिटी का नहीं बोलेंगे इसको, 12 महीने से। क्या चीज, मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो होता है ना, वो इन्वेस्टमेंट में चला गया, वो कैश फ्लो नहीं पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। हाँ सिर्फ कैश फ्लो में, यहाँ नहीं होता बिल्कुल, वो तो बेटा एनालिसिस है ना, वी आर डूइंग अकाउंटिंग हियर, वी आर नॉट डूइंग एनालिसिस हियर। मैं जब मैं कैश फ्लो पढ़ाऊंगा तो कितनी चीजें ऐसी होंगी जो मैं अनलर्न करनी पड़ेंगी, बताएंगे उसके बारे में, कोई बात नहीं। हाँ, विद इन होगा ये, 12 महीने की मेच्योरिटी नहीं करेंगे इसको। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, हमने किसी को लोन्स एंड एडवांसेस दे दिया शॉर्ट टर्म के लिए, इज इट, अरे रुको भाई, बातें नहीं करें। फिर अदर करंट असेट्स, यहाँ पर क्या हो जाते हैं आपके, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया, एक्रूड इनकम हो गया, डिविडेंड रिसीवेबल हो गया, एडवांस टैक्सेस हो गया, ये सब किसकी कैटेगरी में चले जाएंगे, अदर करंट असेट्स की कैटेगरी में चले जाएंगे। कंटीजेंट लायबिलिटी एंड कमिटमेंट में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, आपको याद है, इसमें कैपिटल। अच्छा कौन बोला था ये, हाँ, शुभांकर, अरियर्स ऑफ फिक्स क्यूमुलेटिव डिविडेंड्स क्या होते हैं, अरियर्स ऑफ फिक्स क्यूमुलेटिव डिविडेंड क्या होता है, हेडिंग सब हेडिंग, हेडिंग सब हेडिंग बताओ। बताओ बताओ, अरियर्स ऑफ फिक्स क्यूमुलेटिव डिविडेंड, देखिए बताएं सानी साहब, आप बताइए, रुक जाओ, सानी साहब बताइए। हाँ, क्या बोले, अबे कंटीजेंट लायबिलिटी एंड कमिटमेंट में कमिटमेंट बनते हैं ये, कंटीजेंट लायबिलिटी एंड कमिटमेंट दो हेडिंग है, उसमें से कमिटमेंट के अंदर है, फाइनेंशियल कमिटमेंट्स हैं ये, वो बोला। हाँ तो ठीक है ना, लेकिन उसको कहाँ दिखाएंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, नोट्स ऑफ अकाउंट्स में कंटीजेंट लायबिलिटी एंड कमिटमेंट में कमिटमेंट का पार्ट बनता है ये। अच्छा अब आप, ये आपके पास एग्जांपल्स हैं, इसको मैं नहीं लेके चल रहा, आप सीधा चलिए किस पे, पेज नंबर 1.39 पे, हम क्या लेके चल रहे हैं आपके सामने अब, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लेके चल रहे हैं, विल डू विद दिस। दोज हु आर ऑनलाइन, कैन यू सी दिस डॉक्यूमेंट, दिख रहा है आपको, बताइए। अरे यस दिख रहा सर। है भाई, अब आप देखिएगा ध्यान से, प्रिस्क्राइब्ड इन, मैंने तुम्हें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोला तो तुमने बैलेंस शीट भेज दी, क्या यार, देखिए जरा ये देखिए, हाँ ये विजिबल है भाई आप लोगों को ऑनलाइन में जो बैठे हैं, तो यस आपने सर। देखा, शेड्यूल 3 का पार्ट 1 शोज यू बैलेंस शीट, शेड्यूल 3 का पार्ट 2 शो यू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। अब मेरे समझना, मोस्ट ऑफ द स्कूल्स क्या करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस को बोलते हैं बेटा पढ़ लेना, आसान सा होता है, लेकिन अब ट्रेंड पता है क्या बन चुका है, अगर 6 क्वेश्चन आएंगे, मतलब जैसे आपको क्वेश्चन है हेड और सब हेड वाला क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, 6 पॉइंट होते हैं, 6 पॉइंट्स दे गिव्स, आधा नंबर, आधे नंबर का एक पॉइंट होता है, ठीक है, हेड और सब हेड वाली बात लेके चलनी होती है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जैसे हम बोला ना, तो ऐसे ही क्या करते हैं वो लोग, जैसे 3 आ देंगे एसेट्स के आइटम और 3 दे देंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस वाले आइटम, और फिर बोलेंगे हेड और सब हेड बताइए। तो आपने तो पढ़ाई कर रही है कि किसकी बैलेंस शीट की एसेट्स लायबिलिटी धुरंधर तरीके से पढ़ा हुआ है, इसको आप टच नहीं करते हैं, इसे हम टच कर रहे हैं आज आराम से डिटेल में।
देखिए, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन समझिएगा क्या चीज होती है। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर आते हैं आपकी कोर रिवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी से आने वाला पैसा, सेल्स, या जैसे सेल्स ऑफ गुड्स एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बोलिए। नहीं नहीं बेटा, रेवेन्यू इज अ ब्रॉडर टर्म, उसमें से जब एक्सपेंस माइनस करेंगे तब हमारे पास प्रॉफिट की फिगर आगे चलती है। हाँ, ठीक है। अच्छा, एक चीज और सुनिए, रेवेन्यू पता है किसे कहते हैं? रेवेन्यू, रेवेन्यू के लिए जो शब्द होता है नेट सेल्स होता है, प्लीज अंडरस्टैंड। कई बार हम क्या करते हैं, बच्चों को तंग करने के लिए क्वेश्चन लिखते हैं, हम लिखते हैं क्या, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लिख दिया हम लोगों ने, मतलब सपोज 5 लाख का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, 5 लाख का लिख दिया। पता है क्या बोल दिया, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न। अच्छा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कर दिया 550 और सेल्स रिटर्न बोल दिया 50,000 का। तो बच्चा पता है क्या करते हैं, हाँ क्या करते हैं, इसमें से माइनस करना पड़ेगा ना। हाँ, एब्सोल्युटली रॉन्ग। अरे भाई साहब, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इटसेल्फ, इटसेल्फ इज अ नेट सेल्स। ये नेट सेल्स होती है, तो इसमें से माइनस नहीं करना। ऑलरेडी माइन डिडक्शन के बाद की वैल्यू है ये, प्लीज ध्यान रखिएगा इससे। ठीक है। हाँ जी। तो जो माइनस ना करी फिगर उसे ग्रॉस रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलते हैं, ग्रॉस रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, प्लीज अंडरस्टैंड। तो ध्यान रखेंगे आप, इसलिए ये गड़बड़ नहीं करेंगे जैसे अभी अबीरा कर रहा था ये गड़बड़। कोई बात नहीं। अदर इनकम, अदर इनकम चलती है उसके बाद। अदर इनकम, जितने भी तरह के जो आपके जितने भी तरह के इंसिडेंटल इनकम है आपकी, अदर देन योर सेल, अदर देन सेल्स रिटर्न, अदर देन योर सेल्स, अदर देन सेल्स। मैं बता रहा हूँ, देखो, गारमेंट का बिजनेस है आपका, ठीक है जी, या आपका गारमेंट का बिजनेस है, गारमेंट के बिजनेस से जो पैसा है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। लेकिन अब आपने क्या कर दिया कि प्रॉपर्टी डीलिंग करके पैसा कमा लिया, मीडिएशन करके पैसा कमा लिया, इंटरेस्ट पे पैसा देके पैसा कमा लिया, रेंट पे बिल्डिंग देके पैसा, रेंटल इनकम कमा ली, सब क्या कहलाएंगे, अदर इनकम कहलाएंगी। दे आर इंसिडेंटल इनकम, अदर इनकम है सारी की सारी, नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो वो है ही। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम को जोड़ के क्या बनता है भाई, टोटल रेवेन्यू बनता है। टोटल रेवेन्यू, एसेट्स कौन बोल रहा है, टोटल रेवेन्यू बनता है। बेटा, जो आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है ना, इट मीन नेट सेल्स, बस इतना ध्यान रखना है। अगर ग्रॉस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है और फिर सेल्स रिटर्न दे रखा है तो माइनस करनी पड़ेगी। लेकिन अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखा, नहीं माइनस करना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इट सेल्फ नेट सेल्स, ऐसा करके चलते हैं। नेट सेल्स का मतलब है टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। टोटल सेल्स का मतलब है कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स, वो तो ऑलरेडी इंक्लूड है। हाँ, ऐसा करके है। ठीक है। चलिए अपनी फिगर को देख लीजिए अपने पास यहाँ पर। एक्सपेंस के अंदर क्या क्या आया, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, इनके सबके बारे में डिटेल डिस्कशन करूंगा। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ये क्या होता है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, अभी बात करी थी इसके बारे में। चेंजेस इन इन्वेंट्री, फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक इन ट्रेड, ये आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, प्लीज अंडरस्टैंड। इन दोनों को अलग अलग हेडिंग में क्यों रखा गया है, एक आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और एक आप खरीद रहे हैं मार्केट से बना बनाया। तो जो परचेज इन स्टॉक इन ट्रेड है वो बना बनाया खरीदा। रेमंड्स ने पैंट शर्ट बनाई, छोटे बच्चे आवाज नहीं, जो आपने बना बनाया खरीदा स्टॉक इन ट्रेड है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड बोलेंगे, ठीक है। और जो आपने क्या कर दिया, जो आपके पास बच गया, इन्वेंट्री बच गई, वर्क इन प्रोग्रेस की, फिनिश गुड्स की, रॉ मटेरियल की, उसको चेंज इन इन्वेंट्री बोलते हैं। और कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, जो भी जो भी सामान आपने मैन्युफैक्चर करने के लिए लगाया था वो कंज्यूम हुआ। इसके डिस्कशन हम डिटेल में चलेंगे। फिर एम्प्लॉय बेनिफिट, नहीं होता ना, नहीं होता। वहां गुड्स इन ट्रांजिट होती है, तो भाई आपने 500 बेल्ट मंगवाई थी, 200 आ गए, 300 आएंगी, वहां थोड़ी वर्क इन प्रोग्रेस होता है। नहीं होता ना, मैंने कब बोला यार होता है। वो एक्सपेंस माने जाते हैं, वो एक्सपेंस माने। अरे भाई, मशीनरी पे लगने वाला ट्रांजिट का खर्चा, कन्वेंस का खर्चा, इंस्टॉलेशन, उसकी कीमत में जुड़ता है, गुड्स में थोड़ी जुड़ता है। बचपन में जब जनरल एंट्री करी थी क्या करता, परचेज गुड्स एंड पेड कैरियज, परचेज डेबिट कैश और कैरियज डेबिट टू कैश, अलग अलग एंट्री होती थी। परचेज मशीनरी एंड पेड कैरियज, तो मशीनरी टू कैश होती थी, कैसे अलग अलग होगा। हाँ जी।
स्टॉक इन ट्रेड की, अरे भाई स्टॉक इन ट्रेड एक्सपेंस है तुम्हारा, खर्चा है वो। हाँ तो उस, हाँ उससे पैसा आएगा, बिल्कुल जाएगा ना उसमें। हाँ बिल्कुल ऑपरेशंस में आएगा, बिल्कुल। आप रेमंड्स के शोरूम में बैठकर बेल्ट बेच लीजिए, आप क्या था, टाई बेच लीजिए, कफलिंग बेच लीजिए, गारमेंट्स बेच लीजिए, सॉक्स बेच लीजिए, वॉलेट बेच लीजिए, सब आपकी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है। आपके प्रोडक्ट से तो रिलेटेड है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है। अरे भाई सुनो, एक आर्म्स एंड आमुनेशन का ट्रेडर है, ठीक है जी, रशियन ट्रेडर है। आप उसे मिसाइल खरीद लीजिए, बैलिस्टिक मिसाइल खरीद लीजिए, आप AK-47 AK-56 खरीद लीजिए, क्या जो भी खरीदें सब उसका, उसकी तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है ना वो। एंटी टैंक मिसाइल खरीद लीजिए, ड्रोन खरीद लीजिए उससे, सब वही है। ये ज्यादा रिलेवेंट है ना आज की सिनारियो में, क्योंकि हर जगह लड़ाई लड़ाई की चर्चा चल रही होती है। हाँ चलो कोई बात, हाँ कोरियर फाइटर चलेंगे, 15,000 पहुंच चुके हैं। रशिया ने पता क्या किया था हमारे रशिया ने इंडियन लोगों को वर्क परमिट पे बुलाया और वहां पर सोल्जर बना दिया। चलो चलो ठीक है, मोदी तो ऐसे बोला जाए नौकरी की झाड़ू पोछा मारने आते तुम्हारे यहाँ। आगे बढ़िए। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, बेटा डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों हो सकते हैं। डायरेक्ट का मतलब फैक्ट्री के एम्प्लॉय के लिए, इनडायरेक्ट मतलब ऑफिस के एम्प्लॉयज के लिए। भाई डायरेक्ट वाले तो फैक्ट्री से रिलेटेड होंगे ना। बचपन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा था ना आप लोगों ने, वो ऑफिस से रिलेटेड, मतलब एनीथिंग विच कैन बी डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन, उसको बोलेंगे डायरेक्ट, बाकी को क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट। और चलिए आगे जरा, फाइनेंस कॉस्ट इसमें, बेटा थोड़ा सा मैं सिर्फ हेडिंग बता रहा हूँ, आई डिस्कस दैट इन डिटेल, करूंगा डिस्कस आपके साथ। डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन अलग हेडिंग में रखा, अदर एक्सपेंस अलग। टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस माइनस करेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, माइनस करेंगे टैक्स तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा, और काम खत्म। इसके आगे, इसके आगे कम से कम 7-8 हेडिंग्स और होती है, लेकिन वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो विल नॉट डिस्कस अबाउट देम, ठीक है। चलिए अब जरा थोड़ा सा आगे चलते, एक एक हेडिंग का डिटेल डिस्कशन लेके चलेंगे। सबसे पहले लेके चल रहे हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब एक बात समझिएगा, एक गारमेंट मैन्युफैक्चर करने वाला बंदा, जिसे हम लोग बोलते हैं टेलर, दर्जी, दर्जी बोलते हैं, टेलर। टेलर को जो आप कपड़ा देते हैं, आप जानते हैं ना पैंट में, और पैंट में मेरे ख्याल से 1.25 मीटर कपड़ा लगता है, शर्ट में मेरे ख्याल से 2 या 2.5 मीटर कपड़ा ऐसा करके लगता है। लेकिन आपको लगता है कि एक एक टुकड़ा वो यूज कर लेते हैं क्या? नहीं, उनको यूज करने के बाद बचती है क्या, कतरन, क्या बोलते हैं उसको, कतरन। कतरन जानते हैं किसे क्या कहते हैं? काटने के बाद जो बच जाते हैं, वेस्ट हो जाता है, ठीक है। अब इन कतरन को क्या करता है दर्जी, इकट्ठा करता है टेलर, और आपने देखा होगा ना, जो आ, उन रैग्स से वो क्या बनाते हैं, मैट बना रहे होते हैं, बिछाने वाली, देखा ना आप लोगों ने, आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है वो। पुराने फटे हुए कपड़े जो होते हैं ना, या फिर मान लो दर्जी के पास जो कपड़े की कतरने मिली, उनको वो क्या करते हैं, उनको थ्रेड में बना के और फिर उनसे क्या बनाते हैं, मैट बनाते हैं, बिल्कुल मुलायम मुलायम गद्देदार मैट बिठाने बिछाने लायक बिठाते हैं। ये ये बन जाता है, तो समझना, दर्जी क्या करता है, कपड़ा लेता है, पैंट शर्ट बना के बांट बेच देता है उसको, और जो कतरन बिकती है उसे भी बेच देता है। उसे कहा जाता है स्क्रैप, क्या बोला जाता है उसे, स्क्रैप। जैसे मान लिया आपने टीन के कनस्तर बनाए, तो टीन बनाया, टीन काटा, काटने के बाद जो टीन बच गया उसे स्क्रैप बोले जाएंगे। स्लीपर होती है, चप्पलें बनती है ना, उसके लिए आप रबड़ को, फोम को काटते हैं, और बाकी का जो फोम बच जाता है वो स्क्रैप में बिकता है। तो प्लीज अंडरस्टैंड, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंक्लूड्स स्क्रैप ऑल्सो। क्या बोले, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब, हमने बोला ना दर्जी ने कपड़ा बेच के पैसा कमाया, भाई साहब मैं कानून से बढ़कर नहीं हूं ना, क्या मैं कंपनीज एक्ट 2013 से बढ़कर हूँ? तो भाई जो कंपनीज एक्ट जो बोल रहा है मैं उसी को तो बोल रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से थोड़ी बना रहा हूँ। अगर मेरा ये एक्सप्लेनेशन होता तो यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, बट आई कांट चैलेंज द लॉ। कानून क्या कह रहा है, आगे पढ़ी, क्या कह रहा है, revenue from operations earned by the company from its operating activities carried on by company to earn profit. It is net sales, sales minus from manufacturing company and a trading company. Fees by service company, interest and dividend by financial company. ठीक है जी। अच्छा एक बात चीज, अब जरा अदर इनकम की बात करते हैं। अदर इनकम क्या होती है, इंसिडेंटल, सेल्स के अलावा जो इनकम है सारी इसके अंदर कवर होती है। आएंगे आएंगे, हाँ नॉर्मल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अभी दिखाऊंगा मैं आपको। हाँ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बोलेंगे वो, क्योंकि जो आपने सामान किया उसमें से तो बचा है वो वही बिक रहा है। अगर फिनिश होके बिका तो आपने गुड्स बोल दिया, और नहीं फिनिश हो तो आपने कतरन बोल दिया उसको। तो सेल ऑफ स्क्रैप जो होता है वही होता है, उससे भी पैसा, देखो हाँ तो रॉ मटेरियल ही ना आपका, रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स बन के बिक गया,
और जो रॉ मटेरियल कचरे के भाव बिका, तो दोनों क्या कहलाएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही कहलाएगा। अदर इनकम के अंदर क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जैसे देखिए, कैश डिस्काउंट रिसीव, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, एक्सेस प्रोविजन रिटर्न ऑफ, बैड डेट रिकवर्ड हो गया, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट्स बाय बैंक एंड नॉन फाइनेंस कंपनी, डिविडेंड अर्न बाय नॉन बैंक फाइनेंस कंपनी। ठीक है जी। हाँ, फाइनेंस कंपनी के लिए डिविडेंड लेना और इंटरेस्ट लेना देना, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहलाता है। तो वहां हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, अभी आएंगे क्वेश्चन इससे रिलेटेड। इलस्ट्रेशन 31 देखिए, सेल और सेल ऑफ स्क्रैप कहाँ जाएगा भाई बताइए, सेल और सेल ऑफ स्क्रैप वेयर विल इट गो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कैश डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट अर्न्ड एंड डिविडेंड कहाँ जाएगा, अदर इनकम में जाएगा। क्लियर है। नीचे आ जाते हैं, इंटरेस्ट अर्न्ड, डिविडेंड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, फाइनेंशियल कंपनी के लिए कहाँ जाएगा, पहले इंटरेस्ट अर्न्ड और डिविडेंड ऑपरेटिंग है, और बाकी दोनों क्या है, नॉन ऑपरेटिंग है। सिंपल है ना। कोई बच्चा बोलता है कि सर इनकम टैक्स का रिफंड, अरे इनकम टैक्स का रिफंड रोज थोड़ी होता है, तुम्हारा तुम्हारा काम थोड़ी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिफंड ही लोगे, ऐसा नहीं होता भाई। इनकम टैक्स तो फाइनेंस और नॉन फाइनेंस सबको देना पड़ता है यार। क्यों करेगी, क्यों करेगी बता, क्या इनकम टैक्स अलाउ करता है आपको, चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम है भाई वो, रिटर्न भरना उनका काम है, उनके प्रोफाइल का पार्ट है वो। सस्ती सुंदर टिकाऊ रिटर्न के लिए संपर्क करें, है ना, अवीर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। कोई बात है, आगे चलते हैं। ऐसे ही ये कह रहा है आपसे इलस्ट्रेशन 33, आपसे बोला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या क्या है, सेल है, सेल्स रिटर्न है, माइनस कर दिया, सेल्स को जोड़ दिया, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट और डिविडेंड अर्न किया, आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। इज दैट ओके, तो बहुत ज्यादा। अरे 1.42 पेज पे, इलस्ट्रेशन नंबर 31 पे है शायद, हम 33 पे, 33, 33 हो गया। 34 में भी वही चीज है, मिसलेनियस इनकम, इंटरेस्ट ऑन लोन्स, डिविडेंड, गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग। अब देखिए जरा ध्यान से, अ, आप कौन सी कंपनी है, फाइनेंशियल कंपनी है, इंटरेस्ट ऑन लोन और डिविडेंड तो ऑपरेटिंग हो गया इसके लिए, और नीचे वाले गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग और मिसलेनियस इनकम क्या हो गया, नॉन ऑपरेटिंग हो गया, उसे अदर इनकम बोलेंगे। ठीक है जी। चलो, अब आया एक्सपेंसेस पर, किसको बोल रहे हैं हम लोग, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। प्लीज अंडरस्टैंड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम दोनों में बड़ा डिफरेंस होता है। कैसे होता है मैं बता रहा हूँ आपको। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बचपन में पढ़ा था, कॉग्स जिसे बोलते थे आप लोग, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जरा मैं बताता हूँ, आपके सामने एग्जांपल आपको समझ में आएगा। भाई देखो, आपके पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल जो था, वो था 5 लाख रुपए का। ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल जो था आपके पास, वो 3 लाख रुपए का है। बताइए मटेरियल कंज्यूम कितना, तीनों का, कैसे पता लगाया, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, सिंपल सी बात है। ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताइए, ओपनिंग और ये क्लोजिंग, इज इट डिक्रीज इन मटेरियल या इंक्रीज इन मटेरियल, ये बताइए। डिक्रीज इन मटेरियल, ठीक है। अच्छा, अब मान लो आपने क्या कर दिया ड्यूरिंग द ईयर, परचेज ऑफ मटेरियल, परचेज ऑफ मटेरियल कर दिया कितने का, मान लो 3 लाख, परचेज ऑफ मटेरियल कर दिया आपने 4 लाख का। अब बताइए कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कितना, अरे भाई ओपनिंग था 5 लाख, कार और खरीदा, कितना हो गया, 9 लाख, बचा कितना, 3 लाख, तो कंज्यूम कितना, 6 लाख। हाउ डिड यू कैलकुलेट इट, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, बस इतना ही करते थे। ये होता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला। छोटे बच्चे आवाज ना करें, अब देखिए जरा यहाँ पर ध्यान से देखिए। लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। फर्क देख पा रहे हैं आप, बिल्कुल अलग अलग हैं, बिल्कुल अलग अलग हैं। यहाँ डायरेक्ट एक्सपेंस भी इंक्लूड हो गए, वहां नहीं है इंक्लूड। इसीलिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला अलग है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला अलग है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालेंगे थोड़ी बाद में बताएंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। तो नहीं इंक्लूड करेंगे, आई दिखा रहे ना एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल दिखता है आपको, सी दिस एग्जाम्पल 35, पढ़ो देख क्या लिखा हुआ है, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल, मटेरियल परचेज माइनस क्लोजिंग, ओरली हो गया आंसर, कोई दिक्कत है। अगला एग्जाम्पल,
ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल, मटेरियल परचेज, और क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल। तो क्या निकल गया आंसर? फिनिश गुड्स को टच ही नहीं करना, फिनिश गुड को टच नहीं करेंगे हम तो मटेरियल कंज्यूम निकाल रहे हैं ना, तो इसे लगाएंगे। ठीक है जी। नीचे आ जाए अगले एग्जांपल पे। ओपनिंग इन्वेंट्री मटेरियल 150, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी भूल जाइए, मटेरियल परचेज इंक्लूड कर लीजिए, ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री इसको यूज करिए, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ डब्ल्यूआईपी भूल जाइए। आप देख रहे हैं कितने आइटम दे रखे हो, आपको 3 आइटम चुनने हैं। ओपनिंग मटेरियल, क्लोजिंग मटेरियल, मटेरियल परचेज, बस। नहीं दे रखा हो तो ये और ये से काम चलाएंगे ना, क्या अलग अलग दे रखा है? अभी क्वेश्चन देखो ना, दिखेंगे आगे अभी, विल सी द क्वेश्चन आगे। इज दैट क्लियर? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में अलग से कैलकुलेट करना बताऊंगा। परचेज बोला ना आपके सामने, यही तो लगेगा, और क्या लगना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं लगेगा बेटा, उसके अंदर नहीं लगेगा। बताओ मैंने क्यों नहीं लगेगा, अभी रुक जाओ, अभी मैंने पूरा डिस्कशन थोड़ी किया है। जब मैं आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बताऊंगा तब उसका डिस्कशन करूंगा क्यों नहीं लग रहा। ठीक है, तब हम करेंगे उसका डिस्कशन। इज दैट फाइन? चलो। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड बताया था मैंने आपसे कि आप क्या करते हैं, बना बनाया सामान खरीदते हैं रीसेल करने के लिए, उसे क्या बोलते हैं आप लोग? कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड कहते हैं। मैंने एग्जांपल दिया था आपको, रेमंड के शोरूम में आप पैंट शर्ट के अलावा जो दिखती हैं चीजें, सब क्या है? स्टॉक इन ट्रेड है। क्या लिखा हुआ है? परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड मींस गुड्स परचेज फॉर रीसेलिंग, बनी बनाई चीजें खरीद के रिसेल के लिए कर रहे हैं, इसको बोलते हैं। ठीक है। इफ अ कंपनी कैरीज आउट फर्दर प्रोसेसिंग इन गुड्स परचेज, ठीक है, तो वो स्टॉक इन ट्रेड नहीं कहलाएगा। मान लिया रेमंड्स ने क्या कर लिया, वॉलेट खरीद लिए, फिर उनकी पेंटिंग कर दी, उनकी सिलाई बदल दी, तो फिर वो क्या बन जाएगा? फिर तो वो मटेरियल बन जाएगा ना, कॉस्ट ऑफ मटेरियल। लोगो छापना, लोगो तो बेटा मैन्युफैक्चरर छाप के दे देता है आपको। करोल बाग में जाइए आप, जीन्स की पैंट होती है ना जो उनपे, आपको लेवाइस चाहिए, जो भी चाहिए आपको, न्यू जितना भी ब्रांड लगाने, सब आपको ब्रांड सील के दे देंगे वहीं हाथों हाथ। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और लिखते हैं मल्टी ब्रांड आउटलेट, ऐसे लिखते हैं। ठीक है। आपको 1,000 चाहिए, 5,000 चाहिए, 20,000 चाहिए, वो बना के दे देंगे आपको। जो लोगो चाहिए, जो जो चाहिए वो छाप के देते हैं आपको। 200 रुपए की जीन्स खरीदते थे हम उसके ऊपर, और उसमें लेवाइस का लोगो लगा के फ्लॉन्ट करते हुए घूमते थे हम लोग, बेरोजगारी के जमाने में। चलिए, दैट्स, तो मैं वाइंड अप कर रहा हूँ अभी इसको, और ये और अगला चैप्टर अगली क्लास में वाइंड अप हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ बचा नहीं करने के लिए। ठीक है। वो एक ही क्लास से होने वाला है, इसलिए हमने इससे करा। चलिए। सर क्रिटिकल है। बोलिए। सॉल्व फॉर टुडे।